हाय एवरीवन, सो अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 डेरिवेटिव्स एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। मैंने ऑलरेडी पहले आपको डेरिवेटिव्स के बारे में हल्का फुल्का ज्ञान दिया था, है ना। हमने पढ़ा भी था डेरिवेटिव्स के बारे में, मैंने हल्का सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया था और वहाँ पर मैंने समझाया भी था। आगे हम फुल प्लेजर डेरिवेटिव्स और एम्बेडेड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। इवन आपका जो डेरिवेटिव्स का जो कंडीशन था वो भी हमने पढ़ा था। इट्स वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन। मैंने कहा था इनिशियली आपका या तो इन्वेस्टमेंट लगता ही नहीं, कुछ भी नील इन्वेस्टमेंट लगता है या फिर लिटिल इन्वेस्टमेंट लगता है मार्जिन मनी के तौर पे, और या फिर वो और तीसरा कंडीशन ये था कि वो सेटल होता है फ्यूचर डेट पे। मैंने लिखवाया भी था, मुझे याद है, तो मैंने समझाया था, पर फिर भी अभी हम वापस से डिस्कस करेंगे। और डेरिवेटिव्स जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, है ना, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग, फॉरवर्ड, मैंने कहा था इन सबसे आपको पता चल जाएगा डेरिवेटिव है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना, स्वैपिंग करना, चाहे वो इंटरेस्ट रेट का स्वैपिंग हो, करेंसी का स्वैपिंग हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना। फॉरवर्ड और फ्यूचर लगभग सेम ही होते हैं, ये आप एसएफएम में डेरिवेटिव्स में भी सीखोगे। फिर ऑप्शंस पे आपको ट्रेडिंग करना, है ना। तो ये सारा चीज डेरिवेटिव्स होता है। बट हाँ, डेरिवेटिव्स हम कब मानेंगे उसके लिए हमने कंडीशन देखा था, 3 कंडीशन था। और यहां पर एक काम कीजिएगा, ये जो अंडरलाइंग एसेट लिखा हुआ है ना, ये एसेट को काट दीजिएगा, क्योंकि अंडरलाइंग होना चाहिए। एसेट या लाइबिलिटी कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। अंडरलाइंग एसेट वर्ड काट देना, आपके वहां पर बुक में भी होगा, एसेट वर्ड काट दीजिएगा। और फिर आगे और एक जगह पे एसेट था, ये अंडरलाइंग एसेट वर्ड काट दीजिएगा, अंडरलाइंग सेव रखिएगा। तो मैं वापस से आपके साथ डिस्कशन करता हूं डेरिवेटिव्स के बारे में। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए हम बचपन से लेके अभी तक बड़े हुए हो आप, आपने भी कितने बार शर्त लगाया होगा अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ शर्त लगाया होगा। या फिर कभी कभी हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया जीतेगा और मेरा भाई कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा। तो मैंने अपने भाई से कहा कि चल एक काम करते, शर्त लगाते हैं कि इंडिया जीतेगा तो मेरा भाई मुझे 50 रुपए देगा, या फिर आप और मैं मिलकर शर्त लगा रहे, मान लो बचपन में हमने शर्त लगाया। मैंने कहा इंडिया जीतेगा तो आप मुझे 50 रुपीज देना, और अगर पाकिस्तान जीता तो मैं आपको 50 रुपीज दूंगा। तो यहां पर अब क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान के मैच जो है, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है उस पे हमारा हार जीत निर्भर है। तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट ही तो किया है कि इंडिया जीतेगा तो आप मुझे 50 रुपए देना और पाकिस्तान जीतेगा तो मैं आपको 50 रुपए दूंगा। ये हमारे बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन व्हाट, इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो क्या, अंडरलाइंग है। इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या है, वो अंडरलाइंग है। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि अभी मुझे लगा मौसम खराब है, मुझे लगा बारिश होगा, और आपको लग रहा है बारिश नहीं होगा। तो मैंने आपके साथ शर्त लगाना चाहा, मैंने कहा कि चल ठीक है शर्त लगाते हैं, अगर बारिश हुआ तो तू मुझे 100 रुपीज देना, और अगर बारिश नहीं हुआ आने वाले 3 घंटे तक तो मैं तुझे 100 रुपीज दूंगा। तो मैंने क्या किया, बारिश पे हमने शर्त लगाया, तो बारिश हुआ तो मुझे पैसे मिलेंगे, बारिश नहीं हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे। हमने क्या किया, बारिश पे शर्त लगा दिया। तो ये बारिश भी क्या है, अंडरलाइन है। मैं और अंडरलाइन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये बारिश भी क्या, ये अंडरलाइन है। मान लीजिए मैंने आपके साथ बात किया रिलायंस का शेयर्स। चलिए रिलायंस का शेयर्स पे, मेरे पास रिलायंस का एक भी शेयर्स नहीं है, आपके पास भी रिलायंस का एक भी शेयर्स नहीं है, पर हम रिलायंस के शेयर्स पे, मुझे बिलीव आ रहा है कि रिलायंस का शेयर का प्राइस आने वाले 1 वीक में बढ़ने वाला है, और आपको लग रहा है रिलायंस का शेयर्स आने वाले 1 वीक में गिरने वाला है। तो हम दोनों ने क्या किया, रिलायंस के शेयर्स पे शर्त लगाया। हमने पहले चेक किया, जाके गूगल किया, चेक किया, हमने देखा रिलायंस का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। हमने देखा 25 मिनट चल रहा है आज रिलायंस का शेयर का प्राइस, पर शेयर रिलायंस का 25 मिनट चल रहा है, हमने ये देखा। चलिए ऐसे रैंडम ले रहा हूं, 25 मिनट रिलायंस का शेयर का प्राइस चल रहा है। तो मैंने ये कहा कि जितना शेयर का प्राइस 25 मिनट के ऊपर जाएगा उतना आप मुझे रुपया दोगे। मान लीजिए 25 मिनट से 27 रेट हो गया, तो 200 बढ़ाना, तो वो 200 रुपीज आप मुझे दोगे। नहीं मेरे पास रिलायंस का शेयर है, नहीं आपके पास रिलायंस का शेयर है, हम होल्ड ही नहीं करते। तो हमने रिलायंस के शेयर्स पे हमने शर्त लगाया कि रिलायंस का शेयर्स बढ़ेगा तो आप मुझे पैसा देना। अगर रिलायंस का शेयर 25 मिनट से गिर गया 2400 हो गया तो मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। 25 मिनट से अगर 2200 हो गया तो मैं आपको 300 रुपीज दूंगा। तो जितना नीचे गिरेगा उतना मैं आपको रुपया दूंगा, और जितना बढ़ेगा उतना आप मुझे रुपया देना। तो रिलायंस का शेयर्स भी यहाँ पर क्या, अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन। और अंडरलाइन को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं अंडरलाइन को, किसी चीज के आधार पे हम कुछ कर रहे हैं, किसी चीज के आधार पे हम शर्त लगा रहे, उसी को अंडरलाइन कहा जाता है। यानी अंडरलाइन का मतलब, जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान के मैच पे हम शर्त लगा रहे,
तो जो आधार है हमारे, जो शर्त कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट का आधार क्या है? इंडिया पाकिस्तान का मैच। या बारिश की अगर मैं बात करूं तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट का आधार क्या है? बारिश है ना, बारिश पे डिपेंड करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी में शर्त लगाएंगे हम लोग तो उसके पीछे किसी चीज का आधार तो होना पड़ेगा ना शर्त लगाने के लिए। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे रिलायंस का शेयर प्राइस हो, चाहे फिर टीसीएस का शेयर प्राइस हो, या फिर किसी दूसरे स्टॉक का शेयर प्राइस हो, या फिर इंडेक्स का वैल्यू पे हमने लगा लिया शर्त। हमने कहा इंडेक्सेस, जैसे इंडेक्स होता है, क्या होता है हमारे इंडिया में, क्या है? एनएसई, बीएसई, निफ्टी पे हमने, निफ्टी के अप एंड डाउन में हमने क्या किया? निफ्टी के अप एंड डाउन में हमने शर्त लगा लिया। या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, सेंसेक्स पे हमने शर्त लगा लिया। तो ये सारे क्या आधार है। इसके अलावा और भी आधार हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट पे हमने शर्त लगा लिया, लाइबोर पे, माइबोर पे, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप मुझे पैसा देना, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो मैं आपको पैसा दूंगा। या फिर रुपी पर डॉलर पे, डॉलर के भाव पे हमने शर्त लगा लिया। हमने कहा कि डॉलर एक्सचेंज रेट, रुपी पर डॉलर आज 70 है, 75 है, 80 है, 85 है, अलग अलग चेंज होती रहता है। तो हमने रुपी पर डॉलर यानी डॉलर के भाव पे हमने शर्त लगा लिया। ये कॉमोडिटी पे हम शर्त लगा सकते हैं। तो ये कॉमोडिटी पे कैसे? मैंने कहा कि आलू का दाम अभी चल रहा है 40 रुपए। मैंने कहा कि अगर आलू का दाम बढ़ेगा, पोटेटो का दाम बढ़ेगा, तो जितना बढ़ेगा उतना आप मुझे रुपया देना, और जितना घटेगा उतना मैं आपको रुपया दूंगा। वो तो लॉट में लगाते हैं बहुत सारे, 1000 केजी आलू, 10 केजी आलू, या फिर कोई कोई लोग तो टन मतलब कितना लाखों लाखों केजी आलू के भी भाव पे शर्त लगा लेते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने कहा पोटेटो, कॉमोडिटी हो गया, या फिर इंटरेस्ट रेट्स हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, शेयर का प्राइस हो गया, ये सारे क्या अंडरलाइन है, आधार है। अंडरलाइन का मतलब अब दिमाग में डाल लीजिए, क्या कहा मैंने? आधार। किसी चीज के आधार पे, किसी चीज के बेस पे हम क्या कर रहे हैं? शर्त लगा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जिस आधार पे मैं आपके साथ शर्त लगाऊंगा वो आधार का वैल्यू चेंज होगा तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट का भी वैल्यू चेंज होगा। जैसे मैंने रिलायंस के शेयर्स पे हमने शर्त लगाया, अब रिलायंस का शेयर बढ़ेगा तो एक पार्टी का फायदा होगा, मेरा फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। रिलायंस का शेयर का प्राइस घटेगा तो आपका फायदा होगा, मेरा नुकसान होगा। और फायदा कितना ज्यादा फायदा नुकसान होगा वो तो डिपेंड करेगा रिलायंस का शेयर कितना ऊंचा जा रहा है या रिलायंस का शेयर कितना नीचे गिर रहा है। तो यहां पर मेरा जो, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, मैंने शर्त लगाया रिलायंस का शेयर बढ़ने का, और आपने शर्त लगाया रिलायंस का शेयर गिरने का, है ना। रिलायंस का शेयर 25 मिनट के ऊपर जाएगा तो आप मुझे पैसे दोगे जितना ऊपर जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना मैं आपको पैसे दूंगा। तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है ना, एक के लिए नेगेटिव होगा, एक के लिए पॉजिटिव होगा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू। वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज होगा क्या? हो सकता है कि जी हाँ वो चेंज होगा। वो कब चेंज होगा? जब रिलायंस का शेयर का प्राइस चेंज होगा। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन रिलायंस का शेयर का प्राइस, है ना, इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन रिलायंस का शेयर का प्राइस। तो वही तो कहना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया किसी चीज के आधार पे किया, किसी अंडरलाइन के आधार पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन। तो वही यहां पर लिखा हुआ, देखिए हम मान लीजिए डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो डेरिवेटिव हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका वैल्यू जो है वो चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन। और अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, बारिश भी हो सकता है। विराट कोहली के सेंचुरी पे हमने सौदा किया, विराट कोहली को तो पता ही नहीं, यहां पर मैं हूं आप हो, विराट कोहली तो है नहीं, वो तो सुनेगा भी नहीं हमारी बात। तो हमने विराट कोहली के सेंचुरी पे शर्त लगाया। मैंने कहा विराट कोहली देखिएगा सेंचुरी लगाएगा इस आने वाले मैच पे, फ्लॉप जा रहा है पर आने वाले मैच में सेंचुरी लगाएगा, और आपको लग रहा है कि नहीं सेंचुरी नहीं लगाएगा। तो हमने क्या कहा, मैंने कहा कि 50 रन के ऊपर जितना ऊपर रन बनाएगा उतना आप मुझे पैसे देना, और 50 से नीचे जितना रहेगा उतना मैं आपको पैसे दूंगा। मान लीजिए वो 30 रन बनाता है तो 50 के नीचे कितना, 20 कम बनाया उसने, तो 20 रुपीज मैं आपको दूंगा। और अगर मान लीजिए वो 50 के ऊपर 70 बनाता है तो 50 के ऊपर जितना बनाएगा उतना आप मुझे देना। तो यहां पर हमने क्या किया, विराट कोहली को आधार बनाया, विराट कोहली को अंडरलाइन बनाया। अंडरलाइन का मतलब आधार। अब विराट कोहली के अंडरलाइन है तो उस अंडरलाइन का जो परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज होगा। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन विराट कोहली का परफॉर्मेंस, और विराट कोहली का परफॉर्मेंस के अंडरलाइन है। तो वही यहां पर कहना चाहता है कि हमारा जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट का वो चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन। और अंडरलाइन कैन बी एनीथिंग, अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है अंडरलाइन कैन बी इक्विटी का शेयर का प्राइस, है ना, रिलायंस का शेयर का प्राइस, टीसीएस का शेयर का प्राइस, कॉमोडिटीज का प्राइस, जैसे आलू, पोटेटो, प्याज वगैरह के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। प्याज के भी बीच में तो प्याज को सोना बना दिया गया था, है ना। कॉमोडिटी कैन बी एनीथिंग, आलू, टमाटर, प्याज वगैरह, उस पर हमने शर्त लगा लिया, है ना, उस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करें। हम इसका एग्जाम्पल भी कराऊंगा, टेंशन ना ले आप,
है ना। तो यहाँ पर कमोडिटीज के वैल्यू के चेंज होगा तो उससे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज हो सकता है। क्या पता हमने किसी शेयर को आधार बनाया, क्या पता हमने किसी कमोडिटी को आधार बना के शर्त लगाया, या फिर क्या पता हमने किसी करेंसीज को आधार बनाया, पाउंड कुछ अनदर करेंसी को आधार बनाया, क्या पता हमने किसी एक्सचेंज रेट को आधार बनाया, क्या पता हमने इंडाइसेस को आधार बनाया, इंडाइसेस यानी निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, है ना। क्या पता हमने इंटरेस्ट रेट को आधार बनाया। मैंने कहा कि लाइबोर का रेट 5% के ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा, एक नॉशनल अमाउंट ले लेते 10 लाख रुपीस, जितना ऊपर जाएगा उतना आप मुझे देना और जितना नीचे जाएगा उतना मैं आपको दूंगा, है ना। तो इनमें से इसका एग्जाम्पल हम नीचे कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं आपको अभी अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव समझाऊंगा जहां पर मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। तो मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया कि अंडरलाइन मतलब किसी को आधार बनाना, है ना। उसको आधार बनाते हुए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, यानी शर्त लगाएंगे। शर्त लगाने का तरीका ही होता है फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन वगैरह, ये सब बहुत सारे मीडियम है शर्त लगाने का, सीखोगे आप। बहुत सारे मीडियम है शर्त लगाने का, ये सारा मीडियम ही देखा जाता है, आपको पता चलेगा। अभी अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपको पता चलेगा जब मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि ये सारे मीडियम है शर्त लगाने के। तो मैंने क्या किया, किसी चीज को आधार बना के शर्त लगाया, है ना। और वो जब जिसको मैंने आधार बनाया उसका वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज होगा। और इसलिए लिखा हुआ इट्स वैल्यू चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन। और अंडरलाइन कैन बी व्हाट, अंडरलाइन कैन बी इक्विटी शेयर प्राइस, कमोडिटीज, एक्सचेंज रेट्स, करेंसीज हो गया, इंडाइसेस हो गया, अपने आप ही दिमाग में आ रहा है, देखो ना, इंडाइसेस हो गया जैसे निफ्टी 50 वगैरह, तो कितने सारे इंटरेस्ट रेट्स आ गया, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये हमने देखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मान लीजिए मुझे क्या लगता है, रिलायंस का शेयर आज 25 मिनट चल रहा है, रिलायंस का शेयर आज क्या चल रहा है, 25 मिनट चल रहा है, और मुझे लगा रिलायंस का शेयर का दाम बढ़ेगा, तो मैंने क्या किया, 25 मिनट में खरीदा। मैंने 25 मिनट में रिलायंस का शेयर खरीदा, मेरे 500 रुपए की कड़क कड़क 5 नोट मैंने दिए और 25 मिनट में मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा। और बाद में रिलायंस का शेयर का दाम 2600 हो गया, एक महीने के बाद मैंने एक महीने के बाद उसे बेच दिया, मैंने 100 रुपीज कमाया। तो यहां पर मैंने जो 100 रुपीज कमाया, मैंने रियल में शेयर खरीदा है, फिजिकली मैंने क्या किया, शेयर को खरीदा है। यहाँ पर मैंने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं किया, स्वैपिंग वगैरह नहीं किया, है ना। मैंने यहाँ पर शेयर को खरीदा है, पहली बात। अब यहां पर मेरा क्या हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा, कितना, 25 मिनट इन्वेस्टमेंट लगा। मैं चाहता तो इस इन्वेस्टमेंट को रोक सकता था, कैसे रोक सकता था, मैं शेयर खरीदता ही नहीं, मैं शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, या फिर आपके साथ मैं शर्त लगा लेता, वो कहीं ना कहीं शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ही आपको मैं समझाऊंगा। मैं आपके साथ मैं कहता चाहो रिलायंस का शेयर खरीदूंगा तो 2500 रुपीज लगेंगे, है ना, और बाद में 2600 होगा तो 2600 में बेच दूंगा तो 100 रुपये कमाऊंगा, ये तो मैंने देखा। पर मैं पैसे नहीं फंसाना चाहता, तो मैंने इसके लिए क्या सोचा, मैंने आपके साथ बात किया, मैंने आपको कहा कि देखना रिलायंस का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आपने कहा कि नहीं रिलायंस का शेयर का प्राइस गिरेगा, मैंने कहा चल शर्त लगा लेते, आज 25 मिनट चल रहा है, जितना बढ़ेगा उतना आप मुझे देना, जितना घटेगा उतना मैं आपको दूंगा। और कल को अगर घट भी जाता तो मुझे, मेरा तो नुकसान होता ना, आज 25 मिनट में अगर मैं खरीदता और कल को 2300 हो जाता तो मैं उतने में बेच के मेरा 200 का नुकसान भी हो सकता था। तो जब मैं फिजिकली शेयर्स को खरीदूंगा मेरा फायदा भी हो सकता है, दाम बढ़ेगा तो, क्योंकि ज्यादा दाम में बेचूंगा फायदा हो जाएगा, अगर घटेगा तो कम दाम में बेचूंगा नुकसान हो जाएगा। अब मैं फिजिकल शेयर्स खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं अभी क्या करना चाहता हूं, इसके अलावा मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूं जहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना ना पड़े, मुझे 500 रुपए के 5 कड़क नोट फंसाना ना पड़े, 2500 रुपीज मुझे फंसाना ना पड़े। इसके लिए मैंने दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या चूज किया, मैंने आपको ढूंढा, मैंने आपसे बात किया, मैंने कहा कि चल हम दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे कि रिलायंस को बेस बनाएंगे, रिलायंस का शेयर को बेस बनाएंगे, आधार बनाएंगे, अंडरलाइन बनाएंगे रिलायंस के शेयर को। अब रिलायंस का शेयर अगर बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा उतना आप मुझे पैसा देना, रिलायंस का शेयर का प्राइस घटेगा अगर तो जितना घटेगा उतना मैं आपको पैसे दूंगा। तो मैंने 25 मिनट का स्ट्राइक प्राइस में आधार बनाया रिलायंस का शेयर। तो क्या आज मैंने आपको कोई पैसे दिए, जी नहीं। क्या आज आपने मुझे कोई पैसे दिए, जी नहीं। तो हमारे बीच में कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो अगर मैं शेयर खरीदता तो मेरे पैसे फंसते, वो नहीं फंस रहे यहाँ पर, क्योंकि हम दोनों ने पैसे का अदला बदली कुछ नहीं किया, ना मैंने आज आपको पैसे दिए ना आप मुझे आज पैसे दे रहे हो, हमारा 25 मिनट रुपीज नहीं फंस रहा है, बस हमने एक शर्त लगाया रिलायंस के शेयर को आधार बना के। अब मान लीजिए एक महीने के बाद रिलायंस का शेयर का प्राइस 2600 रियल में हो गया, तो मैंने आपको कहा कि देख 25 मिनट में शर्त लगाया था बढ़ने का, 2600 हो गया तो 100 रुपये निकाल, तो 100 रुपीज आप मुझे दोगे, तो मेरा 100 रुपीज का फायदा हुआ, आपका 100 रुपीज का घाटा हुआ, है ना। तो यहां पर देखिए
पिछले वाले केस में मैं 25 मिनट में शेयर्स खरीद रहा था फिजिकली और फिर उसे 26 मिनट में बेच रहा था, मैं 100 रुपीज कमा रहा था, वहां मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। इस बारी मैंने क्या किया, 25 मिनट रुपीज नहीं दिए, मैंने सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया 25 मिनट के रेट में, यानी शर्त लगाया कि आगे जाके शेयर का दाम बढ़ेगा। तो मैंने कोई पैसे नहीं फंसाए, पर फिर भी मैं 100 रुपीज कमा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमने शर्त लगाई। तो दोनों केस में मैं 100 रुपीज कमा रहा हूँ, बस फर्क इतना है कि फिजिकल शेयर्स खरीदते समय मेरा 25 मिनट पैसा ब्लॉक हो रहा था, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर शर्त लगाने में हमारा पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है। इसलिए डेरिवेटिव्स के केस में आपका इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और या फिर कहीं की मार्जिन वगैरह कुछ लग जाता है, प्रीमियम वगैरह कुछ लग जाता है, तो वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। यानी इन केस ऑफ डेरिवेटिव शर्त लगाने पर हमारा, जैसे शेयर खरीदने पर तो पैसे बहुत लग जाते हैं, पर शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लो, शर्त लगा लो, उसमें आपके पैसे नहीं फंसते, और अगर फंसते भी तो मार्जिनल अमाउंट, छोटा मोटा अमाउंट फंसता आपका, है ना। इसलिए कहा जाता है कि इन केस ऑफ डेरिवेटिव वहां पर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, और अगर लगता भी तो बहुत छोटा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, ये हमने देखा। और तीसरा कंडीशन क्या, कि ये सेटल होगा फ्यूचर डेट में। ऑब्वियस सी बात है, हमने किसी चीज को आधार बना के उस पर शर्त लगाया, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी जीत सकता है। अब ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, ये तो फ्यूचर में डिसाइड होगा। अब फ्यूचर का मतलब कितने दिन, फ्यूचर का मतलब 2 घंटे के बाद को भी फ्यूचर ही बोलते हैं। मान लीजिए सीए का रिजल्ट आने वाला, अभी तक आया नहीं है, अभी तक आने वाला है 1 घंटे के बाद, तो आप सीए नहीं बन गए हो, वो रिजल्ट आएगा, पास हो गए तब सीए बनोगे, तो तब तक आप फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट नहीं रहोगे। हाँ, 1 घंटे के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब आप बोलोगे हाँ आई एम चार्टेड अकाउंटेंट। तो फ्यूचर का मतलब आधे घंटे बाद भी फ्यूचर हो सकता है, आधे घंटे बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे क्या पता, तो मेरा फ्यूचर है ना। तो इट इज सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल के बाद। तो डिपेंड करेगा हमने शर्त कितने पीरियड का लगाया। इंडिया पाकिस्तान का मैच लगाया, वो 3 घंटे के बाद रिजल्ट आ जाएगा, या फिर एक शेयर पे शर्त लगाया, 1 महीने के बाद शेयर का प्राइस होगा, उसमें सेटलमेंट होगा। तो फ्यूचर तो कोई भी टाइम पीरियड होगा, वो तो डिपेंड करेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमने कितना टाइम पीरियड रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम शर्त लगाते हैं तो वो सेटलमेंट होता है फ्यूचर डेट पे, और फ्यूचर डेट में सेटलमेंट होगा एदर बाय डिलीवरी और कैश सेटलमेंट। ये आपको एग्जांपल करने पर समझ में आएगा, अभी समझाने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, डेरिवेटिव्स होने के लिए 3 कंडीशन मायने रखती है। अदरवाइज लॉजिक अगर मैं तो कहीं पर भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्वैपिंग देखे, फ्यूचर देखे, इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग देखे, या फिर करेंसी स्वैपिंग देखे, ऑप्शंस देखे, आप समझ जाइएगा ये डेरिवेटिव। पर फिर भी आपको 3 कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप कह सकते हो कि हाँ वो डेरिवेटिव। पहला कंडीशन क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है आपस में, उसका वैल्यू जो है वो चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब क्या, किसी चीज को आधार बनाना, है ना। अंडरलाइन क्या हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, शेयर का प्राइस हो सकता है, कॉमोडिटी का प्राइस हो सकता है, एक्सचेंज रेट हो सकता है, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रतीक जगाती भी हो सकता है, कल प्रतीक जगाती पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, है ना, तो उस पर भी हो सकता है। क्या पता कल प्रतीक जगाती एफआर पढ़ाना छोड़ दे, क्या पता कल प्रतीक जगाती एसएफएम पढ़ाना छोड़ दे, किसी भी चीज पे आप शर्त लगा सकते हो, जिस पे आप शर्त लगा रहे हो वही आपका अंडरलाइन है। तो पहला पॉइंट हमने समझा, इट्स वैल्यू चेंज, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन। हाँ, ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा आप क्या देखोगे, इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, या फिर छोटा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आप फिजिकली शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, है ना, तो आपका अच्छा खासा पैसा लगता है। वही लिखा हुआ है देखिए, it requires no initial or very less investment than it would be required otherwise to enter into a contract in normal course। तो नॉर्मल कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट करता तो अच्छा खासा पैसा लगता है। जैसे शेयर का प्राइस, अगर मैं नॉर्मल कोर्स में शेयर खरीदता तो 25 मिनट रुपीज मुझे फंसाना पड़ता, पर यहां पर डेरिवेटिव में एंटर करने के चक्कर में मुझे पैसे फंसाने नहीं पड़ रहे, है ना। मैं आलू, मान लीजिए पोटेटो आज है 100 रुपए किलो है, मैंने सोचा 1000 किलो पोटेटो खरीद लेता हूं, बाद में जब 150 रुपये हो जाएंगे तो बेच दूंगा। तो 1000 किलो पोटेटो खरीदूंगा 100 रुपये करके, 100 रुपये करके 1000 किलो पोटेटो खरीदूंगा, कितने लग जाएंगे, 1 लाख रुपए लग जाएंगे। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कि आइए चलिए हम ये हजार किलो में पोटेटो नहीं खरीदूंगा, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि मैं 1 महीने के बाद आपसे 1000 किलो पोटेटो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करूँ, 1 महीने के बाद 1000 किलो पोटेटो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करूँ, प्राइस आज ही फिक्स करूंगा। प्राइस तो आज ही फिक्स होगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से हो, है ना। अब बोलूंगा 1000 किलो मार्केट, तो मार्केट में तो बाद में उस प्राइस में मिल ही जाएगा, क्या फर्क पड़ता है।
तो मैंने आज क्या कहा आपसे कि आज मैंने आपसे कहा कि मैं आज नहीं खरीदूंगा 1000 किलो पोटेटो, क्योंकि आज खरीदूंगा तो मुझे आपको 1 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे नहीं फंसाने। तो मैंने आपको क्या कहा कि मैं 1000 किलो पोटेटो आपसे खरीदूंगा 1 महीने के बाद। इसका मतलब कि मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड फ्यूचर में आपसे खरीदूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लो या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये फॉरवर्ड में होने वाला, फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर डेट, आज नहीं, प्रेजेंट में नहीं हो रहा। मैं आपसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1000 किलो पोटेटो खरीदने का, रेट आज ही फिक्स कर दिया 100 रुपीज। अब 1 महीने के बाद अगर रेट 120 हो जाता है, तो अगर मान लीजिए आप मुझे डिलीवरी भी दोगे पोटेटो का, 1000 किलो पोटेटो का अगर आप मुझे डिलीवरी भी दोगे, कोई बात नहीं, आपसे 100 में खरीदूंगा, ये तो रेट फिक्स किया हुआ है, और बाद में 120 में बेच दूंगा उसी दिन, मेरे पैसे तो नहीं फंसे ना। पार्टी रेडी रखूंगा, 120 वाला मार्केट में बिक जाएगा, खरीदा बेचा या नेट सेटलमेंट कर लेंगे हम आपस में, तो मेरा तो 20 रुपीज का फायदा हो गया, और मुझे पोटेटो में इन्वेस्टमेंट भी करना नहीं पड़ा, फंसाना भी नहीं पड़ा। तो मैंने क्या किया, 1000 किलो पोटेटो नॉर्मल कोर्स में खरीद के मैं स्टॉक करता तो भी मैं कमाता, बट वहाँ झंझट वगैरह। तो मैंने क्या सोचा, ये ना करते हुए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाऊं और एक सौदा कर लूँ कि खरीदने का सौदा कर लिया मैंने, खरीदा नहीं, खरीदने का सौदा कर लिया, और एग्जीक्यूशन डेट में सेटलमेंट करके अपना जो भी फायदा है वो लेके निकल जाऊंगा मैं। तो इसलिए आपका डेरिवेटिव के केस में क्या होता है आपको पता है, डेरिवेटिव के केस में आपके पैसे ज्यादा नहीं फंसते। जैसे मान लीजिए मुझे मन किया कि मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बहुत सारा शेयर्स खरीदूं, मैंने सोचा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बहुत सारा शेयर खरीदूंगा तो अच्छा खासा पैसा फंसाना पड़ेगा, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैंने शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 महीने के बाद, और रेट आज का रेट पे फिक्स कर दिया, कल को बढ़ेगा तो मैं कमा के निकल जाऊंगा ना, तो मुझे पैसे ज्यादा फंसाने नहीं पड़ेंगे वहां पर, है ना। मार्जिन मनी कुछ देना है तो वो अलग बात है, वोलेटिल इन्वेस्टमेंट होगा फिर। तो वही चीज यहां पर समझाना चाहता है कि इट रिक्वायर्स नो इनिशियल और वेरी लेस इन्वेस्टमेंट देन इट वुड बी रिक्वायर्ड अदरवाइज। अगर हम फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट करते नॉर्मल कोर्स में तो हमारा अच्छा खासा पैसा फंस जाता, पर यहाँ नहीं फंस रहा है। तीसरा, ये सेटल्ड होगा एट अ फ्यूचर डेट। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव। तो चलिए अब मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, इट्स वैल्यू चेंज इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन, नो इनिशियल और वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, और तीसरा सेटल्ड होगा एट अ फ्यूचर डेट। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। मैंने समय लिया अच्छा खासा 20 मिनट्स लिया, पर मुझे लगता है कि हाँ अब मैं यहाँ पर इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। तो अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं आपको समझाऊंगा, अकाउंटिंग कराऊंगा मैं आपको। पहले अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव्स कराऊंगा, उसके बाद आगे कुछ कुछ और बात करनी है डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग, पर वो करेंगे, पर पहले अकाउंटिंग सीखना बहुत जरूरी है।